नमस्कार। आज हम रघुवीर सहाय जी की एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली कविता कैमरे में बंद अपाहिज की गहराई में उतरेंगे। ये चर्चा खासतौर पर सीबीएसई कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है ताकि परीक्षा की तैयारी में उन्हें मदद मिल सके। जी हाँ। रघुवीर सहाय जी का नाम हिंदी की समकालीन कविता में बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो उन कवियों में से हैं जिन्होंने आम आदमी की तकलीफ़ों और क्या कहते हैं समाज की विडंबनाओं को बहुत सीधी और असरदार भाषा में आवाज़ दी। तो कविता को समझने से पहले उनके बारे में जानना ज़रूरी है ना? बिल्कुल। कवि के जीवन, उनके सरोकार और उनकी शैली को समझे बिना कविता की आत्मा तक पहुंचना मुश्किल होता है। रघुवीर सहाय जी सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक सजग नागरिक और पत्रकार भी थे, और ये उनकी रचनाओं में साफ झलकता है। हाँ, उनका जन्म 1929 में हुआ लखनऊ में जी। और निधन 1990 में दिल्ली में। हिंदी साहित्य में उनकी खास पहचान अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के एक प्रमुख कवि के तौर पर भी है, वो 1951 वाला। हाँ, दूसरा सप्तक, जो कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहां नए विषयों और नई भाषा शैली पे काफी जोर दिया गया था। उनकी कुछ मशहूर रचनाएं भी हैं, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। हाँ, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। बिल्कुल। और जैसा कि आपने इशारा भी किया, अभी उनका पत्रकारिता का अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी समाचार विभाग, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, अच्छा, और बाद में नवभारत टाइम्स तथा दिनमान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से भी वो जुड़े रहे। तो इस जुड़ाव ने उन्हें समाज और राजनीति की नब्ज को बहुत करीब से पकड़ने का मौका दिया, और शायद यही वजह है कि उनकी कविताएं अक्सर तात्कालिक घटनाओं और सामाजिक सच्चाइयों पर सीधी टिप्पणी करती नजर आती हैं। और भाषा की बात करें तो? हाँ, उनकी भाषा की सबसे बड़ी खूबी है उसका बेलौस होना, सीधी सपाट, बिना किसी लाग लपेट या भारी भरकम शब्दों के। उन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, रोजमर्रा की जगहों और स्थितियों की भाषा को ही कविता में ढाला। अच्छा, यानी बहुत सहज, एकदम बातचीत का लहजा। यही उनकी कविताओं को बहुत अपना सा बना देता है। और उन्होंने अक्सर उन छोटे, समझे जाने वाले, हाशिए पर पड़े चरित्रों को अपनी कविता का नायक बनाया, उन्हें हमारी चेतना का हिस्सा बनाया एक तरह से। तो आज हम जिस कविता कैमरे में बंद अपाहिज पर बात कर रहे हैं, वो उनके संग्रह जो लोग भूल गए हैं से है। जी। चलिए पहले संक्षेप में देखते हैं कि कविता कहती क्या है। हाँ, एक खाका मिल जाएगा। बिल्कुल। ये कविता हमें एक टेलीविजन स्टूडियो के बंद कमरे में ले जाती है, जहां एक शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है। कार्यक्रम बनाने वाले, जो खुद को कहते हैं समर्थ, शक्तिवान, वो एक दुर्बल व्यक्ति को कैमरे के सामने लाते हैं। और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला, जो सहानुभूति दिखाने के बजाय बेहद चुभने वाले और असंवेदनशील हैं। हाँ, जैसे पूछा जाता है, तो आप क्या अपाहिज हैं? क्या सवाल है ये? हाँ, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। और ये सब पूछते हुए कैमरामैन को निर्देश दिया जा रहा है पीछे से, इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ। चेहरे के भावों को, पीड़ा को, उस व्यक्ति को बार बार कुरेदा जाता है कि वो बताए, सोचकर बताए कि उसे अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा, यानी कैसा लगता है, मानो उसकी पीड़ा को शब्दों में ढालना कोई प्रदर्शन हो। हाँ, और जब वो व्यक्ति जाहिर है अपनी पीड़ा को शायद वैसे व्यक्त नहीं कर पाता, तो कार्यक्रम संचालक खुद इशारे करके बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए, उसे उकसाते हैं, रोने के लिए लगभग मजबूर करने की कोशिश। यूं, क्योंकि इससे कार्यक्रम रोचक बनेगा। ये कहा जाता है कि ये अवसर हाथ से ना जाने दें। बिल्कुल, कार्यक्रम को रोचक बनाना है। उनकी कोशिश रहती है कि वो व्यक्ति रोए, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हाँ, और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी शायद इंतजार कर रहे होंगे उसके रोने का। हालांकि ये सवाल दर्शकों से पूछा नहीं जाता, ये कोष्ठक में है। फिर पर्दे पर क्या दिखाते हैं? उस व्यक्ति की फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर। जी, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट दिखाई जाती है, बेचैनी, कुछ कह न पाने की विवशता। और उम्मीद ये की जाती है कि दर्शक इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मान लेंगे। फिर कार्यक्रम का असली मकसद सामने आता है, जब कहा जाता है हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों, यानी अपाहिज व्यक्ति और दर्शक, दोनों को एक साथ।
हाँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो कार्यक्रम सफल माना जाएगा। ये है सफलता का पैमाना। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब वो व्यक्ति रोता नहीं है, तो कार्यक्रम को अचानक रोक दिया जाता है बीच में ही। कारण कोष्ठक में लिखा है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ओह, मतलब मानवीय संवेदना से ज्यादा जरूरी है प्रसारण का समय और पैसा। बिल्कुल वही कीमत है। और अंत में संचालक मुस्कुराते हुए घोषणा करते हैं कि दर्शक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे। बस थोड़ी सी कसर रह गई। हाँ, बस थोड़ी सी कसर रह गई। और फिर धन्यवाद। ये पूरी प्रक्रिया की जो बनावटी और कहूँ तो क्रूर सच्चाई है, उसको सामने रख देता है। हाँ, ये सारांश हमें सीधे कविता के मूल मर्म पर ले आता है। बिल्कुल। इस कविता का सबसे तीखा सच शायद यही है कि ये दिखाती है कैसे सहानुभूति खुद एक हथियार बन सकती है जिससे पीड़ा को बेचा जा सके। हाँ, ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता वाली बात जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से देखने पर तो लगता है कि कार्यक्रम का उद्देश्य उस व्यक्ति के प्रति हमदर्दी जताना है। हाँ, दिखाते तो यही है। लेकिन जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह उसे अपनी लाचारी का प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जाता है, वो असल में क्रूरता है। सही कहा। वो सहानुभूति वास्तविक नहीं है, बल्कि प्रायोजित है। मतलब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सवाल पूछने का तरीका, चेहरे को जूम करके दिखाना, रोने के लिए उकसाना, ये सब उस व्यक्ति की गरिमा पर हमला है। क्या किसी की पीड़ा को इस तरह सार्वजनिक तमाशा बनाना सहानुभूति हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और यहीं पर देखिए, परीक्षा में अक्सर ये सवाल बनता भी है कि ये कविता कैसे करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता को दर्शाती है। तो विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं इसमें? विद्यार्थी यही बता सकते हैं कि सहानुभूति का नाटक करके असल में अपाहिज व्यक्ति का भावनात्मक शोषण किया जा रहा है, उसे एक वस्तु की तरह पेश किया जा रहा है। उद्देश्य करुणा जगाना नहीं, बल्कि कार्यक्रम को रोचक बनाकर बेचना है। और ये सब क्यों? सिर्फ कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, ताकि ज्यादा लोग देखें, टीआरपी बढ़े। यहीं पर मीडिया का वो व्यावसायिक पहलू सामने आता है। वो पंक्ति पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये तो जैसे पूरी इंडस्ट्री का सूत्र वाक्य बन गया है आजकल। निश्चित रूप से ये पंक्ति कुछ शब्दों में ही मीडिया के निर्मम व्यावसायिक चरित्र को नंगा कर देती है। उस व्यक्ति की भावनाएं, उसकी अधूरी कहानी, उसकी पीड़ा, सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। जैसे ही लगने लगता है कि अब इससे और कंटेंट या ड्रामा नहीं निकाला जा सकता। समय पैसे में तब्दील हो जाता है और मानवीय मूल्य पीछे छूट जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कारोबारी दबाव संवेदनाओं पर हावी हो जाता है। सही। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे विद्यार्थी परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब साक्षात्कार के प्रति कवि के नजरिए या मीडिया की व्यावसायिकता पर सवाल पूछा जाए। कविता की शुरुआत में एक पंक्ति है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। इसमें भी एक गहरा व्यंग छिपाया ना। हाँ बिल्कुल, ये पंक्ति सत्ता और शक्ति के मनोविज्ञान को दर्शाती है। मीडिया कर्मी या कार्यक्रम निर्माता खुद को शक्तिशाली, समर्थ शक्तिवान मानते हैं और उन्हें लगता है कि वे किसी कमजोर, दुर्बल व्यक्ति की स्थिति का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति और पहुंच का प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। हाँ बिल्कुल, जहां दूसरे की लाचारी को अपनी ताकत दिखाने का माध्यम बनाया जाता है। इसमें अहंकार भी है और शोषण की प्रवृत्ति भी। वे उस व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसकी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। रघुवीर सहाय जी की कविता की एक और विशेषता कही जाती है, लघु की महत्ता का स्वीकार, यानी समाज के हाशिए पर पड़े लोगों या चीजों को महत्व देना। ये कविता उस लिहाज से भी खास है। बिल्कुल, रघुवीर सहाय उन कवियों में से हैं जिन्होंने आम आदमी, पीड़ित, उपेक्षित को अपनी कविता के केंद्र में रखा। इस कविता में भी वे एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की पीड़ा और उसके साथ होने वाले व्यवहार को इतने विस्तार से दिखाते हैं। ऐसा करके वे न सिर्फ उस लघु या उपेक्षित व्यक्ति के अनुभव को महत्व देते हैं, बल्कि उसके माध्यम से पूरे समाज और खासकर शक्तिशाली मीडिया संस्थानों की संवेदनहीनता पर एक बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा करते हैं। वे दिखाते हैं कि जिसे समाज कमजोर समझता है, उसकी कहानी में भी कितनी ताकत हो सकती है अगर उसे ईमानदारी से सुना जाए। एक और बात जो इस कविता को खास बनाती है, वो है कोष्टकों, मतलब ब्रैकेट्स का प्रयोग। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये अवसर खो देंगे, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और वो अंत वाला कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। इनका क्या उद्देश्य है? ये कोष्टक कविता की जान है एक तरह से। ये पर्दे के पीछे चल रहे खेल को उजागर करते हैं।
ये वो बातें हैं जो कैमरा पर बोली नहीं जा रही, लेकिन संचालक के मन में चल रही हैं या पर्दे के पीछे निर्देश दिए जा रहे हैं। अच्छा। ये पंक्तियां कार्यक्रम की बनावटी दुनिया और संचालकों की असली मानसिकता के बीच के अंतर को दिखाती हैं। ये पाठक या दर्शक को उस क्रूर सच्चाई से सीधे रूबरू कराती हैं जो सुंदर शब्दों और सहानुभूति के दिखावे के पीछे छिपी है। हाँ, जैसे हम कोई नाटक पढ़ रहे हो। बिल्कुल, जैसे किसी नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों जहां मंच के पीछे के निर्देश भी लिखे हों। ये कविता को एक नाटकीयता भी देते हैं। तो क्या ये कविता सिर्फ 1980-90 के दशक के दूरदर्शन या टीवी मीडिया की ही आलोचना है, या इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है? नहीं, इसका संदेश सिर्फ उस दौर के टीवी तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कविता हर उस स्थिति, हर उस मानसिकता पर लागू होती है जहां किसी इंसान के दुख, दर्द या उसकी किसी भी मजबूरी को दिखाकर फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो मीडिया हो, राजनीति हो या हमारा आपसी व्यवहार ही क्यों ना हो, ये दूसरों की पीड़ा के प्रति एक व्यापक सामाजिक संवेदनहीनता पर टिप्पणी है। और आज के दौर में तो शायद और भी ज्यादा। हाँ, आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है, जहां हर चीज को कंटेंट बनाने की होड़ मची है। एक और सवाल जो अक्सर विद्यार्थियों के मन में आता है या परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कार्यक्रम संचालक का दर्शक और अपाहिज व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाने का क्या उद्देश्य था? देखिए, इसका सीधा उद्देश्य है कार्यक्रम को भावनात्मक रूप से सफल बनाना। हाँ। अगर अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए रोता है और दर्शक उसे देखकर सहानुभूति में रोते हैं, तो संचालक इसे अपनी कामयाबी मानेंगे। कामयाबी किस तरह की? कामयाबी मतलब इससे दर्शकों का कार्यक्रम से गहरा भावनात्मक जुड़ाव साबित होगा, है ना? जो टीआरपी और व्यावसायिक सफलता की गारंटी माना जाता है। अच्छा, तो ये भावनाओं का व्यापार है? बिल्कुल, भावनाओं के व्यापार का एक क्रूर उदाहरण। उद्देश्य सामाजिक सरोकार नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भुनाना है। और अगर ये पूछा जाए कि ये कविता शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के प्रति हमें कैसा नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करती है? ये कविता हमें बहुत स्पष्ट संदेश देती है। ये हमें ऐसे लोगों के प्रति सच्ची संवेदना और सम्मान का भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। उनकी चुनौती या उनकी पीड़ा को प्रदर्शन की वस्तु बनाने के बजाय हमें उनकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हमें उनके अनुभव को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे अपने मनोरंजन या फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये कविता हमें सिखाती है कि सहानुभूति का मतलब सिर्फ आंसू बहाना नहीं, बल्कि दूसरे के दर्द को महसूस करना और सबसे जरूरी उसका सम्मान करना है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार फिर देख लेते हैं संक्षेप में। जी, हमने रघुवीर सहाय जी के कवि और पत्रकार रूप को समझा, उनकी सहज और सीधी भाषा शैली जिसे बेलौस कहा गया उसको जाना, और देखा कि कैसे वे आम आदमी के जीवन से जुड़े थे। हाँ, फिर हमने कविता कैमरे में बंद अपाहिज के कथानक को समझा, कैसे एक टीवी स्टूडियो में अपाहिज व्यक्ति के इंटरव्यू के नाम पर उसकी पीड़ा का बाजारीकरण किया जाता है। हमने विश्लेषण किया कि कैसे समर्थ शक्तिवान मीडिया कर्मी दुर्बल व्यक्ति का भावनात्मक शोषण करते हैं और सहानुभूति का झूठा दिखावा करते हैं, जो असल में क्रूरता है। हमने पर्दे पर वक्त की कीमत है जैसी पंक्तियों के माध्यम से मीडिया के व्यावसायिक और संवेदनहीन रवैये पर कवि के व्यंग को समझा, और कोष्टकों में लिखी पंक्तियों के महत्व को जाना, जो कार्यक्रम की बनावटी दुनिया के पीछे छिपी असली मानसिकता और निर्देशों को उजागर करती हैं। और हमने ये भी समझा कि कविता का संदेश सिर्फ टीवी मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस स्थिति पर लागू होता है जहां दूसरों के दुख दर्द को बेचा या भुनाया जाता है। वास्तव में ये कविता आज हमें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। आज जब हर कोई अपने मोबाइल कैमरे से किसी भी घटना, किसी भी पीड़ा को कैद करके तुरंत दुनिया भर में फैला सकता है, हाँ, ये तो है, तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या हम दूसरों के दुख के प्रति ज्यादा संवेदनशील हुए हैं, या तकनीक ने हमें उस दुख का दर्शक या उपभोक्ता बनने का एक नया आसान तरीका दे दिया है और संवेदनहीनता कहीं और बढ़ गई है? क्या हम लाइक और शेयर की दुनिया में किसी की असल पीड़ा को महसूस कर भी पाते हैं? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर रुककर सोचने की जरूरत है, खासकर आज की युवा पीढ़ी को। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं, विशेषकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहा होगा और उन्हें इस कविता की परतें खोलने में मदद करेगा।